बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एसके नियाज़ी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार सरदार खान न्याजी साहब। नाज़रीन, 28वीं तरमीम के हवाले से कुछ निकात सामने आ रहे हैं और बात ये भी चल रही है कि हुकूमत को उसके टाइम में या लाइफ टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है अगर तो कोई जंगी हालात पैदा हों। मसलन इस तरह का कई और निकात जो हैं वो ज़ेर बहस है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात से इत्तफाक नहीं करते और वो ये कहते हैं कि अभी तक कोई मसवदा प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो और इवन के पीपल्स पार्टी तो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ नज़र आती है। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में 28वीं तरमीम आ रही है, और अगर आ रही है तो इसमें क्या चीज़ें मुमकिनात में से हो सकती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कहाँ खड़े हैं। इसी तरह नाज़रीन, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि अभी ये जो पिंकी का मामला है इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? क्या सिंध में और बहुत सारे मसाइल नहीं हैं, पंजाब में और मसाइल नहीं हैं? आखिर क्या वजह है? क्या कोई सियासी हिकमत अमली है किसी जमात को दबाने के लिए, किसी शख्सियत को दबाने के लिए, या फिर हकीकत में ये जो इतना बड़ा कोकेन का कारोबार है, स्मगलिंग है, ये जो भी है, इससे कौम को कितना नुकसान हुआ? इन दोनों मौज़ूआत पर ज़रा तफसील बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एसके नियाज़ी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार सरदार खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, प्रोग्राम में वेलकम, थैंक यू। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हमायूं अहमद साहब ने, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अंजुम वकील साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अंजुम वकील साहब जोम पे मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। और MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, प्रोग्राम में वेलकम। जी नहीं साहब, थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब सेनेटर साहब सर, रोज़ाना और जब भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं आप, और मुझे यही अल्फाज कहने पड़ते हैं कि आप दिन ब दिन जवान हो रहे हैं, और पिंकी को आपका पूरा नाम नहीं आता। नहीं आता पूरा नाम नहीं। बड़े अफसोस की बात है, वरना वो मेरा नाम भी ले लेती सर। तो क्या हाल है आपका? वैसे बहुत सारे लोगों को मेरा पूरा नाम नहीं आता, वरना मैं बहुत सारी जगहों पे हो भी सकता था। मतलब हो सकता है कि मेरा पूरा नाम आता होता, मैं किसी अच्छी जगह पे भी हो सकता था, मैं भी प्रेसिडेंट हो सकता था, मैं भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली मैं उतना नीचे नहीं जा सकता कि इस वक्त हो जाता। क्या हाल है आपके? कल क्या इमरान खान की मीटिंग में आप ही थे? अदालत में जो गए लोग जिनको जेल में? नहीं, मैं नहीं था। क्यों? वो बाज़ जगहों पे मैं जाता नहीं होता, मैं पहले भी नहीं जाता था, अब भी नहीं जाता होता। अच्छा, तहरीक इंसाफ में तो मेन आदमी आप हैं। नो, मैं देखे इस तरह है। अच्छा, मैं मिसाल देते तो अक्सर लोग मेरे अपने पार्टी वाले भी बात पूछते हैं कि यार तुम उधर क्यों नहीं जाते हो। मैं कहता हूँ देखो यार, इस तरह है, मेरी अपनी एक ताकत है, स्ट्रेंथ है। अब ये समझ लो कि एक दौर में कुछ लोग जंग लड़ रहे थे, कुछ लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुमने इस जो पहाड़ी है उसको नहीं छोड़ना। मैंने इस चीज़ को नहीं छोड़ना। क्यों? जो चीज़ वहाँ पे हो रही है वो यहाँ पे मीडिया में झूठ भी बोला जाता है। सो मैं अपना बैटल यहाँ लड़ रहा हूँ, ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। तो मीडिया में तो आजकल कोई और बातचीत है नहीं, वो पिंकी का मामला चलता है सारा। सर, पिंकी का मामला तो आप देख लें, पंजाब से है और सिंध में ऑपरेट करते हैं, या सिंध से है पंजाब में ऑपरेट करती है। उन दोनों की हुकूमतें से पूछ लें कि वो आपके साथ क्यों है। सिंध और पंजाब के अंदर कच्चे के डाकू भी दोनों जगहों से ऑपरेट करते हैं। उसको एस्टेब्लिश क्या चीज़ एस्टेब्लिश पुरानी हुई है 12 साल से 12 साल से इमरान खान के बारे में कहा है। उसने कुछ नहीं कहा। अगर आप एक दफ़ा सुन लें, बगैर उसके आप सुन लें, उसमें उसने कहा था कि मुझसे जोरी से कहा जा रहा है कि बनीगाला में किसी का नाम ले लो। अगर आपको नहीं समझ आती तो एक दफ़ा फिर जाके कर लो। उसमें एक चीज़ होती है नॉइस रिडक्शन, वो करके आप जा कर लो। बहुत सारे गैजेट्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल क्या कह रही है। और अभी जब वो किसी का पता नहीं, कोई परवेज़, कोई राजा, कोई उसकी बात कर रही थी, या राजा परवेज़ अशरफ का नहीं पता। मैंने तो नहीं कहा कि राजा परवेज़ अशरफ की बात कर रहे हैं। उसने कोई राजा अशरफ या ऐसा कहा गया, लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो जो ही किसी का नाम लेने शुरू किया, पुलिस वाले शोर मचाना शुरू कर दिया, ओए 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 करना शुरू कर दिया।
देते हैं। नहीं, ये बड़ा अच्छा तरीका है। हाईलाइट क्यों ना हो, इस मुल्क के नौजवानों की दुनिया तबाह कर रही है, हाईलाइट क्यों ना हो? मुझे एक बात बताएं, उसको हथकड़ी के बगैर क्यों उसको दिखाया गया? आप मतलब जो मुझे समझ आ रही है, पाकिस्तान के अंदर जो जितना बड़ा डाकू है, जितनी बड़ा गलत काम कर रहा है, आप उसको उतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दोगे, और जो जितना सही बंदा है, जो जितनी सही और खरी बात करता है, वो ना पाकिस्तान में लोगों को बर्दाश्त होगा और ना वो दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट को बर्दाश्त होगा। वो लोग कहते हैं नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, और आज हम जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने टीवी पे आके कहा था कि यार यहाँ पे तो साइफर है ही नहीं, अगर साइफर निकल आया मैं इस्तीफा दे दूंगा, पता नहीं मैं कर दूंगा। किन किन लोगों ने साइफर को डिनाई किया एग्जिस्टेंस का, और आज जब वो साइफर अभी लीक हुआ है, वो मेरे ख्याल में 6 या 7 चीज़ें लीक हुई हैं, उनमें से एक साइफर अभी लीक हुआ है, अभी रिसेंटली 2025 में लीक हुआ है। उसमें अब ये कहते हैं कि नहीं उसके अंदर कोई धमकी नहीं आ रहा, भाई पढ़ लो, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और सर जी नहीं भेजा था इमरान खान ने, अगर इमरान खान ने भेजा होता तो उस वक्त लीक हो चुका होता, फिर अभी लीक ना होता। तो जो चीज पहले लीक हुई थी उसको दोबारा कोई लीक नहीं करता। अगर आपको नहीं पता इस चीज का उसूल तो फिर मैं आपके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बीच में हम ये भी बात करते रह जाएं, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं तो आप पिंकी तो चलेगी सारे प्रोग्राम में, लेकिन ये है कि वो ट्रंप का काम ही पिंकी वाला है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया ईरान से हमारी जंग खत्म हो गई। अच्छी बात है। ट्रंप ने जंग करना भी नहीं था, उसने जो आज उसने ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने, एक मिनट मैं इनकी बात करना बहुत जरूरी। जब उसने पहली गलती की नेतन्याहू के कहने पे प्रीएम्प्ट करके ईरान पे अटैक कर लिया, दैट वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक। ईरान ने जिस तरीके से उनके 35 जहाज गिराए हैं, हाँ ठीक कह रहा, ठीक है, उनका एक पूरा बेड़ा, उन्होंने उनका बेड़ा लिटरली उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब एक जहाज भी गिराया है। अच्छा, और बेड़ा गर्क भी, उसको बेड़ा गर्क ही कहते हैं ना, किसी का बेड़ा जो है वो गर्क हो जाए ना। बिल्कुल हैरान। तो इसके बाद अमेरिका की पोजीशन, अमेरिका उसके बाद से अमेरिका की इतनी पोजीशन खराब हो चुकी है। कभी आपने लड़ाई में एक ऐसे ताकतवर बंदे को देखा है जो खुद कहते हैं यार मुझे पकड़ो, मुझे छोड़ो। अच्छा, उसने अगले का बाजू पकड़ा होता है और कहता है मुझे छोड़ो। जूम पे अंजुम अकील साहब मौजूद है इस वक्त, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ पिंकी वो का बता सकते हैं क्या है। अच्छा, इससे पहले नहीं सब ये जरा थोड़ी सी 28वीं तरमीम पे बात होनी चाहिए। 28वीं तरमीम तो आ रही है। बेसिकली जो मुझे समझ आती है जब मैं सारी चीज़ों को करता हूँ, देखिए हर एक इंसान का एनालाइज करने का अपना तरीका है। बीइंग अ डॉक्टर ना, मेरे सामने जब रिपोर्ट्स होंगी मैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे, हो सकता है आप डॉक्टर हो, आप कुछ और मर्ज को कर ले, मैं किसी और को करूँगा और ये किसी और को करेंगे। तो जब मैं देखता हूँ कि जो हो क्या रहा है पिछले 4-5 साल में, बल्कि ओवरऑल कर लें और बिलखुसूस पिछले 4-5 साल में, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ग्रेजुअली ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स हो रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हर चीज़ हो रही है। आवाज आ रही है जी अंजुम वकील साहब, अब आपकी आवाज़ आ रही है। नहीं साहब, क्वेश्चन आप लीजिए। ट्रांसफ़र इसमें जो है ना वो भी आपकी ठीक है। एसेट तो ट्रांसफ़र वो मलिक रियाज की जो है सिंध गवर्नमेंट के नाम ठीक है, बैरियर चला, मलिक रियाज तो नहीं है ना। अच्छा, और ही बड़ी दुनिया है, बड़ी चीज़ें, बड़ी दुनिया है। अच्छा, कौन? बहुत सारी जगहों पे आप खुद देख लें, ठीक बताएं ना। बहुत सारी जगहों पे आप, बहुत सारे लोग बड़ी पोजीशन पे आप देख लें, कितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जो सबसे बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जो सबसे नई और इम्पोर्टेंट सोसाइटीज़ हैं, आप उन सबको देख लें, आप उनको देख लें, आप उन सोसाइटीज़ को देख लें। ज्यादातर सोसाइटीज ऐसी भी हैं इशारों में कौन सा बड़ी ऐसी भी सोसाइटीज हैं जिनके ओनर ये मीडिया वाले भी हैं। ये भी नहीं, आप इशारों में क्यों बात, कौन सी बड़ी सोसाइटी? देखिए, वो कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। कुरान भी कहता है कि जो समझ बूझ रखने वाली है उनके लिए इशारे हैं। तो बेसिकली अक्लमंद के लिए इशारा है। अलीम साहब का नाम लिखा हुआ है। मैंने नाम नहीं लिया, लिखा हुआ है। मैंने तो नहीं लिखा हुआ, ये देख ले, किसी जगह नहीं लिखा हुआ थे पहले। नहीं, वो हमारा कभी हिस्सा नहीं थे। वो हमारे, देखिए, वो इसलिए वो पीटीआई में थे, लेकिन पीटीआई में जब उनके, मुझे बात पूरी कर लेते हैं, जब पीटीआई में उनके ऊपर
ऊपर एक करप्शन का इल्ज़ाम आया और वो जेल में गए, उन्होंने कहा मुझे बचाओ, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वाले बचाते, इमरान खान ने कहा नहीं, अपने आप को क्लियर करके। अच्छा, अंजुम वकील साहब की आवाज़ क्लियर। अंजुम वकील साहब, जरा आवाज़ का मसला था, अब जरा जी नहीं सब अंजुम वकील साहब। जी अंजुम वकील साहब ठीक हैं? जी नहीं साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आप बताएं ना, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये बात बताएं ना कि कहाँ पैसा ज़्यादा है। पिंकी का मामला चल रहा है, मामला जो है ना, ट्रंप तो अपने हाथ छोड़ चुका है, वो तो उसकी बड़े हालात ख़राब हो चुके हैं, लेकिन हमारे इंटरनल मामलात भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो कैसे देखते हैं इनको कंट्रोल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बात यह है कि पिंकी का मामला तो मैं समझता हूँ जितना हाईलाइट हुआ है तो हाईलाइट होना चाहिए, नहीं चाहिए। एक क्रिमिनल आदमी पकड़ा गया है, उसको बकायदा तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन उसको तो इन्होंने बकायदा हीरो बना दिया। मीडिया ने बनाया या किसने बनाया? बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन गवर्नमेंट के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता, और आप गवर्नमेंट के आदमी हैं। गवर्नमेंट कितना मीडिया इंडिपेंडेंस है, मीडिया की जरूरत है, किस लिहाज से उसको पेश करने, शायद मीडिया के पास वो की चीज ना, वो बात करने के लिए तो नया रोजाना चीज लेकर आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो पिंकी है वो एक नो डाउट के ना सिर्फ क्रिमिनल है बल्कि कई लोगों की वो कातिल भी है, इसलिए उसको सही सतह तफ्तीश होनी चाहिए। और जिस तरह वो लोगों को, चाहे वो बनीगाला का नाम ले रहा, चाहे प्रदेश पे ले रही है, वो तो अपने आप को सेव करने के लिए पता है कि आजकल निज़ाम इस तरह है कि ऐसे मुजरिमों को ज्यादा देर रखा नहीं जाता, तो उसको अपने से आप को सेव करने के लिए ना वो ये सारे नाम ले दिया पॉलिटिकल एज लेने के लिए। तो बहरहाल उसका तो मेरे ख्याल में पुलिस को पूरी सख्ती से तफ्तीश करनी चाहिए, और जो भी मेन सप्लायर है उस पूरे जो उसके पीछे एक चैन है, उस पूरी चैन को उनको नंगा करना चाहिए कि कहाँ से आती है, कौन कौन इसमें लोग शामिल हैं। ये आप चाहे बड़ा भी शामिल है, छोटा शामिल है, सबको कौम के सामने लेना चाहिए, क्योंकि ये एक कौम के लिए बड़ी एक आप समझते हैं कि बड़ी एक दिलचस्प चीज है जो पूरी कौम को तबाह कर रही है, और खास करके बड़े शुरफा के लोगों में चली गई, घरों में चली गई है। तो बाकी बात है कि 28th अमेंडमेंट की बात करें, 28th अमेंडमेंट अभी मसौदा तैयार ही नहीं हुआ, प्रोपगंडा पहले शुरू हो गया। जब मसौदा तैयार हो गया ना जी वकील साहब, मैं आपके सामने रखता हूँ कि मसलन पहला है कि सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी से नया सूबा कायम हो सकता है। गवर्नर राज के लिए मुतलका सूबाई असम्बली से मंजूरी की शर्त खत्म करने पर गौर। मसौदा तो है, तैयार हो गया? नहीं, मेरे ख्याल में कोई बाकायदा कोई तैयार हुई, तो सारे एस्टिमेटेड बातें हैं, सारी एस्टिमेटेड रहते हैं। किसी का सबसे अगर तैयार होता सबसे पहले असेंबली में आता, हम लोगों को पता चला स्टैंडिंग कमेटी में आता। ये एक सारा आपने कल मैं एक ब्रीफ पढ़ रहा था कि ये चीजें हैं जी कि असेंबली को अपनी मर्जी के मुताबिक स्टैंड किया जा सकता है, जी हालात ठीक नहीं है वो लिया जा सकता है। ये सारी बातें देखें, सारी एस्टिमेटेड बातें हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए एक प्रोपगेंडा भी है। बाकी पीपल पार्टी की बात करते हैं, पीपल पार्टी हमारी कोलिशन में है, और 26th अमेंडमेंट हुई है, 27th अमेंडमेंट हुई है, 28th अमेंडमेंट भी इंशाल्लाह होगी। और उसमें जो भी हो सकता है कुछ चीजों में पीपल पार्टी को इतराज हो, लेकिन उस चीजों को सबसे को एड्रेस किया जाएगा, उनको साथ बैठा जाएगा, बात की जाएगी। जिन चीजों पे इत्तेफाक होगा वो ही आएंगी इस 28th अमेंडमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि ये 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ये मसला हल नहीं होता। 2/3 मेजॉरिटी तब भी आएगी। मुझे बताएं कि आप पुराने हैं आदमी और पुराने सियासतदान भी हैं और कारोबार को ही समझते हैं और माशाल्लाह तजर्बाकार भी हैं। आप ये बताएं कि मामला जो ट्रंप और ईरान का है वो तो किसी हद तक ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी ट्रंप का बयान आ गया कि जी हम ऐलान करते हैं कि जंग बिल्कुल फौरी तौर पे ख़त्म कर दी है। तो मेरे ख्याल में साहब ये तो उसका ऐलान भी करना, और ये सारी इज्जत पाकिस्तान को मिलती है, आपको मिलती है, मुझे मिलती है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मिलती है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मिलती है, क्योंकि ये सारा जितनी कावश है, नो डाउट कि और भी बहुत सारे मालिक इसमें शामिल थे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली जो है वो पहला नंबर जो आता है अप्रोच में तो शायद ना हो, लेकिन वो सिस्टमाइज पहला नंबर आता है हाफिज कुरान, हज्जत गुजार, कोई शक नहीं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को।
फिर जाता है शहबाज शरीफ साहब को कि इन्होंने ये रोल प्ले किया और अमेरिका वो उस पोजीशन में नहीं रहा कि जो पहली पोजीशन थी उसकी। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन एक्चुअली मसला है, मार्का हक भी हो गया, अफगानिस्तान को ही हमने डंडा कर दिया, सारी चीज़ें हैं। मैं हर दफ़ा हर प्रोग्राम में इंटरनल इश्यूज़ को कहता हूँ कि कारोबार नहीं है लोगों का, बेरोज़गारी बेइंतहा है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, करप्शन इतनी हैवी बढ़ती जा रही है, बढ़े लेकिन थोड़ी बढ़े तो ठीक है। ये हालात कैसे इंटरनल, आपको सबसे ज़्यादा तजर्बा है, आपको भी, और साथ आपके बैठे हैं हमारे दूसरे दोस्त मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, उनको ही बड़ा तजर्बा है कि आप बताएं कि इन मामलात को, इंटरनल को, मुआशी मामलात को कैसे ठीक किया जा सकता है। और वो जो बाहर से पैसा आ रहा है वो आना चाहिए, वो आना आते रुक गया है, वो चाइना भेजना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो हमें इंटरनल मामलात की बड़ी सख्त ज़रूरत है ठीक करने की। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप ये भी सोचें कि जिस तरह 2022 तक हुकूमत ने, पिछली साबिक़ा हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस हालत में छोड़ा था, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका था, फिर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से उस वक्त भी हुकूमत ने अपनी हिकमत से और दानिशमंदी से इन तमाम हालात पर काबू पाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ना हम ग्रे लिस्ट में है ना डिफॉल्ट की पोजीशन में है। बावजूद इसके कि IMF के कुछ पाबंदियां भी हम पर हैं। IMF का क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आज फाइनल होना था ना, बस कुछ उनकी मानी है, क्योंकि जरूरत थी मुल्क की ये नहीं माननी चाहिए ना कि टैक्स बढ़ा दिया है पहले आप लोगों। मेरे ख्याल में ऐसा अब इंशाल्लाह ऐसा वक्त आने वाला है कि छोटी चीजें रह जाएंगी टैक्स वगैरह, क्योंकि अब जिस तरह पाकिस्तान का इस आलमी मंजर में एक किरदार है, इसी तरह अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को इज्जत भी मिलेगी, और ना सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत मिलेगी बल्कि आप देखेंगे कि जिस तरह कुवैत है, जिस तरह आपके ओमान है, जिस तरह सऊदी अरब है और इवन के ईरान है, इन सब में अब आपके रास्ते खुलेंगे और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको गैस और पेट्रोल मकबूल सस्ते नरखों में मिलेगा, तो मुल्क की इंडस्ट्री भी चलेगी। पेट्रोल वैसे अब सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो आज जो ट्रंप का बयान है ना कि ऐलान करता हूँ मैं कि जंग ख़त्म हो गई, तो ये इससे मेरा ख्याल है मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे पेट्रोल के। जी बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता मिलेगा जी, गैस सस्ती मिलेगी तो इंडस्ट्री हमारी चलेगी, जब इंडस्ट्री चलेगी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमें ज़रा बादला ज़्यादा आएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और उसके अलावा भी जी जिस तरह मौजूदा हुकूमत स्किल पे जोर दे रही है, और मैं पीछे एक फंक्शन में गया था इस्लामाबाद में ही, तो 500 आदमी हमारे स्किल जो नेवटेक से स्किल हासिल किया है उन्होंने, वो उनकी बात गल्फ में जा रहे थे। इसी तरह हमारे इटली में लोग जा रहे हैं, तो हमारी डिमांड है लेकिन स्किल की कमी है। और नाज़रीन यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपका क्या ख्याल है? जी थैंक यू, याद आया इस चीज़ पे पूरा सवाल करें एसकी न्याज़ी साहब। हाँ, मैं इंटरनल मामले को सवाल कर रहा हूँ कि जो मामलात हैं इकानमी के वो बेहतर होने चाहिए, रिश्वत की वो स्ट्रेटजी कम होनी चाहिए, ज़्यादा बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है। हमारे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सिचुएशन बेहतर होगी। अभी कंसोलिडेशन है इकोनॉमी का जिसकी कोशिश की जा रही है। नहीं बजट तो की आप आने वाले वक्त में नून लीग के साथ चल रहे हैं? जी हाँ, हम अभी आपका वक्त आएगा, नया देनदारी के साथ है और बजट में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू जिसका मैं मेंबर हूँ, वो पूरे बजट का जायजा ले रही है IMF के लिए। जो अच्छा, तो यानी इसका मकसद आपकी बात से वाज़े मकसद हो गया कि नून लीग और पीपल पार्टी बजट अप्रूव करने में यकसुई है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं कि इंशाल्लाह
जिन चीज़ों पे हमारी कंसर्न है, इश्यूज है, हमने रेज किए हैं और उनके वज़रा के साथ बैठ के कुछ तरमीम भी की हैं। लेकिन ये है कि अब जंग का क्योंकि खतरा टल गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी, तो हमने हुकूमत को भी कहा कि भाई आपको IMF ने 80 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे बढ़ाने को कहा था, आप 117 रुपए तक पहुंच गए हैं और उसको मजीद बढ़ाने का इरादा रखते हैं। इस साल नॉन टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा 1700 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे की मद में लिया है, जो पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतें बढ़ने का बाइस है। और इसके ऊपर हमारा एहतजाज है। हमने तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में जो टैक्स लगा है कारपोरेट सेक्टर में 60% तक पहुंच गया है। सुपर टैक्स खासतौर से 10% जो कारपोरेट सेक्टर को उस पर सख्त एतराज है कि टैक्स पर टैक्स है, उसकी भी तजावीज़ दी है कि इसको कम किया जाए। और तनख्वाहदार तबके का जो टैक्स 40% तक पहुंच गया वो अनअफोर्डेबल है, तो इसमें कर रहे हैं। लेकिन इस साल बजट में जो टैक्स का हदफ था वो हासिल नहीं हो सका है और हमें उसमें शॉर्टफॉल है। नहीं, देखें वो तो पिछले प्रोग्राम में ही हमने यही बात की थी कि टैक्स का हदफ पूरा हो नहीं सकता। लोग कारोबार ज़िंदगी, बिल्कुल कारोबार बंद है, कंस्ट्रक्शन बंद है, प्रॉपर्टी के काम बंद है। और अब रियल एस्टेट का 40 लाख का अगर कोई प्लाट है, 40 लाख का प्लाट है तो 60 लाख उसके टैक्सेस है। नहीं, रियल एस्टेट सेक्टर में मराद दिए वजीर साहब ने। नहीं, वो आपको हमने कहा था, आपने कहा था मैं लेटर लिखूंगा, लिखा था लेटर? जी बिल्कुल लिखा है और उस पर बड़ी उम्मीद अफजा वहां से रिस्पॉन्स भी है। हमारी मीटिंग है 25 तारीख को। आपका एक आर्टिकल भी था जिसमें आपने जिक्र किया। जी हाँ, तो जी हाँ, हमारा बिल्कुल मुफाहमत के साथ हम चल रहे हैं। और अभी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, उसमें भी बिलावल साहब ने हमें यही कहा है कि बजट के सिलसिले में कि जहां आवाम पे तकलीफ है उस पे तो इश्यूज हमने उठाना है। अच्छा, इसका क्या कानून है ये अपना बताएं। ये मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप समझदार आदमी हैं, कि ये जो कहते हैं जी बैरिया टाउन सारा सिंध गवर्नमेंट के नाम कर दिया है, वो कैसे कर सकते हैं? नैब और सिंध गवर्नमेंट ने अपने उसमें ये जो मलिक रियाज साहब डिफॉल्ट हुए हैं तो उनके जितने प्रोजेक्ट हैं वो रिपोजेस किए जा रहे हैं। बने हुए प्रोजेक्ट भी हैं और जमीन की प्लॉट की शक्ल में जो है वो भी करे जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जमीन जो थी जो उन्होंने इलीगल, इसमें बहुत बड़ा एरिया है जो हथियाया था, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जमीन थी जो मिल मिला के इन्होंने मलेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिला के किसके साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल मैं कहूँगा, खबर तो आप खुद ही देते हैं। नहीं, आप सीधी बात करते हैं, आप बिल्कुल सीधी बात करते हैं। सीधी बात ही उन्होंने साजबाजी करके मिल मिला के जमीनें ली और वो जमीनों से ज्यादा फिर उसको बेच दिए गए। यहाँ भी इस्लामाबाद में भी कितने अरब की है? जी इनके तो देखें, पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिफॉल्ट हुए ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर अमाउंट जमीन की वैल्यूएशन करके लगाया था, उसमें उन्होंने सिर्फ एक किस्त पे की थी, उसके बाद उन्होंने पेमेंट डिफॉल्ट कराया और डिफॉल्ट करने की वजह से वो तमाम स्कीमें जो है वो रोक दी गई हैं, रीप्रोसेस की गई हैं। 3150 एकड़ और 1338 एकड़ जमीन सिंध गवर्नमेंट ने और नैब ने अपने कब्जे में कर लिया मलिक रियाज साहब की। जी हाँ बिल्कुल, और ये वो जमीनें थी कि जो वो ये कह रहे थे कि मेरी है, लेकिन बाद में जब तहकीकात हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई तो डॉक्यूमेंटेशन में ये पता चला कि वो साजबाजी नहीं। तो इसमें ज्यादा मिलावट में कौन शामिल था सिंध में? नहीं, ये मेन मलिक रियाज साहब के मंसूबे थे। नहीं, मलिक रियाज साहब तो थे, लेकिन ज्यादा मिलावट में कौन बंदा था? आपने खुद ही तो कहा है ताउन से। नहीं, देखिए इसमें जब मिलावटें होती हैं या मिली भगत होती है तो ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल होती है, अफसरान भी होते हैं, अब ऐसा तो और वो मास्टरमाइंड भी होता है। फिर उनके खरीदे हुए
एहलकार भी होते हैं, ये एक पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत हुआ। लेकिन समझ गए कि दोस्तों ने दोस्ती कुर्बान कर दी। ताकतवर शख्स के साथ एक एक्शन लिया गया, न सिर्फ एक्शन लिया गया, उनकी प्रोजेक्ट रिपोजेस किए गए और उनकी ज़मीनें जो थी वो रिपोजेस की गई हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि ये इस तरह के गलत कामों से वन कैन नॉट गेट अवे। गलत मामलात को जो है ना, बिल्कुल वो पाकिस्तान में ये जो लीडर साहबान मिल के करते हैं ना, ये वो ब्यूरोक्रेसी पर डाल रहे हैं। किधर ब्यूरोक्रेसी बीच में मिलती है, सारे मिलते हैं तो करते हैं ना। अच्छा मिर्जा इख्तियार बेग साहब जरा थोड़ा ये बता दीजिए, फिर हम अगले गेस्ट की तरफ जाएंगे, कि इसका मतलब है कि जो 28वीं तरमीम का मामला था नून लीग और पीपल्स पार्टी में, तो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब जो है वो पीछे हट गए, मुफाहमत होगी और अब 28वीं तरमीम भी होगी। देखिए, अभी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी चंद दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में, तमाम एमएनएस को बुलाया था, मैं भी उसमें मौजूद था। 1 घंटे 1.5 घंटे हमारी मीटिंग रही। बड़े वाजे तौर पे कोट अनकोट बिलावल साहब के अल्फाज हैं कि ना हमसे 28th अमेंडमेंट पे मशावरत की गई, ना 28th अमेंडमेंट हमें इल्म है कि कोई आ रही है, और ना हमें इसमें एज ए कोलिजन पार्टनर कोई मुज़ाकरात या मशावरत हमसे की गई है। लेकिन 28 मेरे ख्याल में अमेंडमेंट लाजमी होगी और आप उनके साथ होंगे, जो मेरा अपना आइडिया है। क्योंकि देखिए, अमेंडमेंट अगर होती है हम ऑन बोर्ड लिए जाते। पहले भी हमने बाकी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया था। मौलाना फजल रहमान से एक रात में बिलावल बस हो चुके हैं, हमारी इतलातें ऑन बोर्ड हो चुके हैं, जमीन भी कब्जे में आ गई है, पीटीआई से भी बातें करके उनको बिलावल हाउस भी कब्जे में। देखिए ना, साफ बात तो आप बता देना, जाहिर आप मुल्क की बात है, एक पेज पे आ गए तो क्या बुरी बात होगी इसमें? अच्छी बात है, एक पेज पे आ गए हैं तो अच्छी बात है। नहीं, तमाम सियासी जमातों से हमारी कोशिश होगी कि अगर सिर्फ तारीख इंसाफ वाले एक पेज पे नहीं है। क्यों भाई, आप ही एक पेज पे आ गए हैं, लेके सबसे फिर कोई फैसला करें। डॉक्टर साहब आप ही एक पेज पे आ गए हैं कि नहीं? देखिए, इस तरह ये है कि अगर हम वो एक पेज पे इन लोगों के साथ आने वाले होते तो हम इस सारे प्रोसेस से गुजरने की कोशिश क्यों करते। इकट्ठे बैठे हुए थे पीपल्स पार्टी। देखिए, वो इशू के ऊपर का और मतलब होता है। लेकिन मैं थोड़े से 2 कमेंट्स करता हूँ। एक तो हमारे अकील अंजुम साहब ने बहुत ज़बरदस्त क्रेडिट लिया है कि उन्होंने कहा है कि जी ये जो फैटफ का जो था वो ग्रे लिस्ट पे था और हम लोगों की काविश से हुआ है। मेरे ख्याल में शायद वो ये अखबार पढ़ते नहीं है, वो अखबार पढ़ते नहीं है, ये शायद वो अखबार हो सकता है इंग्लिश में हो। बहरहाल वो मैं बता दूं, इंग्लिश पढ़े हुए हैं। एक मिनट, मैं वैसे ही कह रहा हूं ना। क्यों और सर जी मुझे बोल लेने दें, मुझे पहले बोल लेने दें, उसके बाद सबकी बारी है। मैं खामोश बैठा रहा हूं 10 मिनट। आप मुझे भी जरा 3 मिनट दे देना सर जी। सर जी मुझे कर लेने दें, मैं देखें ना, मैं तंज कर सकता हूं ना, तंज भी कर सकता हूं ना। तंज होता ही सख्त है सर, बात दफा होना चाहिए। देखिए, इस तरह है, जून 2018 में पाकिस्तान वॉज पुट ऑन द ग्रे लिस्ट। जून 2018 से पहले जो कुछ हुआ है उसकी बेसिस पे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे गया। अक्टूबर, मेरे ख्याल में 20 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। अब इसमें मजे की बात यह है, जो हम कहते हैं ना कि ये बाजवा साहब को हम कहते थे कि यार बंदे पूरे करो, इस तरह हुआ था कि हम लोगों ने ये फैटफ के ऊपर एक वोट हुआ था और जॉइंट सेशन हुआ था और हमने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वालों से कहा था कि आप इस पे पाकिस्तान के लिए वोट दो कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। इन्होंने कहा हमारे ऊपर केसेस ख़त्म करो, हम वोट देंगे। हमने कहा वो केसेस जो है ना हमारे इख्तियार में नहीं है, आप लोगों ने एक दूसरे पे किए हुए हैं, तो वो तो जब अपना नेचुरल प्रोसेस होगा या अननेचुरल जैसे अभी ख़त्म हो गए, इस तरह का प्रोसेस होगा तो आप निकल जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड कि जब ये बिल आ रहा था, जब ये बिल आ रहा था इन दोनों ने उसके खिलाफ वोट दिया है। इन लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिए, फैटफ के बिल के खिलाफ वोट दिए इन लोगों ने, नून लीग ने, दोनों ने। आगे बात चलते हैं। अभी बात कर रहे थे ये जो मिर्जा इख्तियार बेग साहब कह रहे थे, आपने सवाल किया कि 44,000 है, उसमें से 17,000 और वो सारी चीजें बताइए, टोटल 44,000 है। डू यू नो ये किन लोगों ने दिया? ये मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके साथ सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अच्छा, इसमें 3 या 4 ऐसे लोगों के नाम हैं
जो कि पीपल्स पार्टी के या तो बहुत बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं और या फिर वो इनके एक्स चीफ मिनिस्टर्स या एक्स उन लोगों के नाम आ रहे हैं। सदर का तो और बिलावल का तो नहीं है ना? नहीं, नाम नहीं लिखे ना, वो तो उनका नाम कभी डायरेक्ट नहीं आएगा ना, वो लोग वो नहीं करते। जरदारी साहब खुद कहते हैं कि वो चीज़ है। एनीवे, तो ये जो चोरी हुई है, और अभी इख्तियार मिर्जा बेग ने बिल्कुल सही कहा है, देखिए ना, मिर्जा इख्तियार बेग ने खुद कह दिया है कि मिल मिला के हुआ है। अब ब्यूरोक्रेसी देखिए, ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंटली 44,000 करनी। अच्छा, वैसे बाय द वे उस लिस्ट में ब्यूरोक्रेसी वालों का भी नाम है, अलहदा नहीं कर सर, उसमें भी ब्यूरोक्रेसी का नाम है, अलहदा नहीं कर, उसमें भी ब्यूरोक्रेसी का नाम। ब्यूरोक्रेसी देखिए इस तरह, ये एक मिनट सीनियर्स की आशीर्वाद होती है, तो आप बैठे हुए ना, आप समझे आप एक पार्टी है, आप गवर्नमेंट है, ये जो आपके सामने माइक लगा हुआ है ना, ये ब्यूरोक्रेसी है। जो आप कहेंगे वो ये माइक कर देगा। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने कर दी है बात, कर दिया ना, वो हमारा दोस्त है, इस बात को आप लोग देखिए, मिर्जा इख्तियार बेग साहब इज अ जेन्युइन पर्सन। मैं उनका मतलब मैं उनको जानता नहीं हूँ एज सच, लेकिन उनके एक हिस्ट्री है, वो टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, वो सही बात, टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, इस वजह से वो सही बात कर गए। अगर टिपिकल पॉलिटिशियन होता है। लेकिन एक और चीज को आप उठाएंगे। अब मैं एक और बात बताता हूं आपको। पता है पाकिस्तान में ये जो आजकल जो नुकसान हो रहा है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अभी 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले हम लोगों ने पंजाब की गवर्नमेंट से और फेडरल की गवर्नमेंट से हम लोगों ने कहा था कि ऑस्टेरिटी ड्राइव हम करेंगे, ठीक है, चीज़ें बंद कर देंगे और जल्दी हो जाएंगे ताकि बिजली का बचत हो। आपको पता है टोटल, अब ये देखिए, जब कोई निकम्मा होता है ना, उसको नहीं पता होता कि मैं क्या करने लगा हूं, तो मैं आपको बताऊं लॉस किसे कहते हैं। अच्छा, इस तरह हुआ है कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं, और मिर्जा इख्तियार बेग शायद इसको बहुत अच्छी तरीके से समझे, फाइनेंस वाले हैं, एक होते हैं जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस, ठीक है। सुन लिए, कमर्शियल एक्टिविटी जो बिजली यूज करती है वो सिर्फ 8% है, उसका जो इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जो हम लोगों ने 2 हफ्तों के अंदर जो हम लोगों ने बिजनेस लॉस किया है वो 200 बिलियन रुपए है। अच्छा, 50 बिलियन का टैक्स हम लोगों ने खत्म किया। सेकंड शिफ्ट के सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से आपकी बेरोजगारी, जो हमारे जमाने में हर 5.5 में से एक बंदा बेरोजगार था, अभी हर तीसरा बंदा 33% बेरोजगारी है। अच्छा, उसके अलावा 100 बिलियन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, 100 बिलियन आप टोटल कर ले, 400 से 500 बिलियन रुपए का इन लोगों ने नुकसान सिर्फ 2 हफ्तों में दिया इस मुल्क को। अच्छा, इन जैसे लोगों को जब तक आप इस जगह से निकालोगे नहीं, तो फिर किसको रखें? सुन ले, लोग तो कहते हैं कि, सुन ले, लोग तो कहते हैं कि सिस्टम है जिसे कहते हैं, एक सिस्टम है, कोई नहीं कहता, एक सिस्टम है जिसको कहते हैं फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। होते ही नहीं है, कभी हुए, तभी तो मसला है ना, तभी तो 70 से लेके आज तक ना। कि हम आज तक पाकिस्तान के अवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं दे पाए, ये सबक हासिल कर लें। आप ये कहते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मैं गलत कह रहा हूँ, क्या आप गलत कह रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो फिर अब अगला इलेक्शन ये कौम तहैया कर ले, नेशनल असम्बली ही तहैया कर ले कि हम इस मुल्क के इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे, इसका निज़ाम बना लें। बहुत आसानी से आप एक बेहतरीन इलेक्शन का निज़ाम मुल्क को दे सकते हैं, जिस लोग उंगली नहीं उठा पाएगा, तो आप क्यों नहीं करते? तो इसका मकसद है ना पीपल पार्टी ने वो निज़ाम दिया, ना नून लीग ने दिया, ना तारीक इंसाफ ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे किस पर? फिर आज भी वक्त है, ये कर लें, इस पर फैसला कर लें। मैं आपको इस्लाहत बता दूं हैं क्या? क्या? उनकी तो कोई ताल्लुक आज के पाकिस्तान से नहीं है। हाँ। उनका कोई ताल्लुक इस मुल्क में महंगाई से नहीं है। वो होती रहेंगी, 2 साल पड़े हुए, कर लें यार, आप खुद कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, कर लें। बात यह है, मुल्क के मसाइल की बात कौन करेगा? मईशत कहाँ जा रही है? नहीं तो वो एक टॉक शुरू हुई है, उस पे मेरे भाई टॉक खत्म हो गई है, असेंबली में बिल नया शुरू, बस बात खत्म हो गई। ये असेंबली के मामलात हैं, ये टॉक शोज के मामलात नहीं है। जिस बात का वज़ीरों को इल्म ना हो, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। ये इलेक्टोरल इस्लाहत करनी है, असेंबली में हुकूमत अपना ज़ेन ले आए, क्योंकि 2017 में इस्लाहत हो चुकी हैं। 2017 में 15 में तमाम जमातें बैठी थीं, 2 साल कार्रवाई होती रही, 100 से ज़ायद मीटिंग्स हुई, जॉइंट एतमाद के साथ इलेक्टोरल इस्लाहात हुई, और फिर 2018 का इलेक्शन हुआ, चोरी हो गया। तो इलेक्शन चोरी रोकने का सिर्फ एक रास्ता है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं।
ये सारी बात है। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे, आप जो मर्जी इस्लाहात करना चाहते हैं कर लें, कोई बात नहीं है, बिल है असेंबली में, बात आगे चलेगी। एक बुनियाद डाली जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, और जो कहते हैं जी कि 71 में जो इलेक्शन हुए थे वो एक ही दफ़ा हुए और वो बड़े फेयर थे, वो भी फेयर नहीं थे। पैसे मुख्तलिफ जमातों को भी दिए गए, मुख्तलिफ लोगों को भी दिए गए थे उस वक़्त भी। रियासत में जो अदारे मैटर करते हैं उनसे अपील होनी चाहिए कि एक दफ़ा इलेक्शन फेयर एंड फ्री करा दें। वो एक इब्तिदा होगी बहुत सारी इस्लाहात की और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर रखने की। तो ये मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के मौसन होंगे जो इस सिलसिले में अपना रोल अदा करें। तो बात इस्लाहात की नहीं है, बात कानून आज भी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आज भी मौजूद है। बात ये है कि जो सहूलतकार है ना, वो सबमिसिव हों कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सबमिसिव हों टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर तीनों पार्टियां ये तहैया कर लें कि हमने कोई सहूलतकारी नहीं बर्दाश्त करनी, तो सहूलतकार आएंगे ही नहीं। हम जब सहूलतकारों का हम सहारा लेते हैं तो सहूलतकार आते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इसमें कोई शक नहीं। जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इससे पहले 18 से पहले, वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क हैं, उस पर भी बात होती है कि वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं थे। लेकिन ये इलेक्शन की जो डिग्री है वो कहीं ज्यादा थी, मेरा जो ख्याल है, क्योंकि मैंने सारे इलेक्शन लड़े हैं। मैं नहीं कहता पिछले, वो शायद साहब ने ठीक कहा है कि पिछले इलेक्शन चाहे 90 का हो या उसके बाद के इलेक्शन मैंने खुद कंटेस्ट किए हैं, वो उस पर क्वेश्चन मार्क भी हैं और उंगलियां भी उठी हैं, और मैं ट्रांसपेरेंट उनको भी नहीं कहता। मौजूदा हुकूमत ने भी उन्हीं पॉलिसियों को आगे चलाया है जो गुज़श्ता हुकूमतों की थी। इख्तिलाफ तो सिर्फ इख्तिदार पर है। अब ये बहुत अच्छा सुनहरी मौका मिला था हमारी सियासी जमातों का कि जब ये इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बन गई थी और 33 मेंबर थे, इसके अंदर तमाम सियासी पार्टियां थी, तो उन्होंने ये सारी खामियां जो सेनेट की खामियां थी और बेशुमार खामियां थी, अंदर इंतखाबात की खामियां थी, उसके अजावे के लिए शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इन्होंने कोई वाजह हिकमत अमली तैयार नहीं की। हमारा जो झगड़ा होता है ना इलेक्शन पे, 80% जो शिकायतें हैं वो प्री पोल रिगिंग से मुतालिक हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती है। नहीं हुआ ना, तभी तो पाकिस्तान का ये हशर है। जो बंदा इस दफा 3/4 लेकर जीता है हर जगह से, उसको आप लोगों ने डाल दिया जेल में। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, जरा एक मिनट, नहीं साहब, मोहम्मद रिजवान इरफान साहब हैं। एक मिनट जी, मिर्जा साहब प्रेसिडेंट हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के, ये एक्चुअल बताएंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इख्तियार बेग साहब क्या बात कर रहे थे? मैं एक बात कह रहा था, हमायूं साहब की मेहरबानी, उन्होंने अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल करें, मैं मशकूर हूँ, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की। बैरिया का जो बात बतलाई है, वो बैरिया का पूरे मुल्क में उनके प्रोजेक्ट हैं, पंजाब में है, इस्लामाबाद में है, हर जगह उन्होंने एक क्रुक माइंड आदमी था, उसने मैनिपुलेशन वगैरह करके और करप्शन के जरिए ये प्लॉट जमीन हटाई है और उससे ज्यादा बेचे हैं। तो वो किसी एक जगह के एक सूबे की बात उसने एक को, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसने एक को करप्ट नहीं किया बल्कि जितनी पार्टियों के लीडर हैं सबको किया। मुझे ठीक बात है, बहुतों को किया, बहुतों को किया, बहुतों जी पूरे मुल्क में उसके ये थे। तो इसमें ना जाए कि जी ये मली सारे लीडर साहबान उसके दोस्त हैं, सारे लीडर साहबान पूरे मुल्क में उसने ये करा, और आज फिर उसका जो सोच नहीं सकता था उसके सामने आया है। गूगी दोस्त है, गूगी भी दोस्त है। प्रोजेक्ट डूब गए और यहाँ पे भी उसके सब प्रोजेक्ट हाथ से चले गए। तो अल्लाह ताला जो है, कभी की रात बड़ी कभी के दिन बड़े, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन नियतें का खेल है। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा रिजवान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये चूंकि आप प्रेसिडेंट भी हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के, और कराची में यानी सिंध में इस वक्त नैब ने
और जो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया ने वहाँ पे जमीन भी कब्जे में ले ली। क्यों पता नहीं, ये देखो ना सारे चैनल अब पिंकी का मामला भी उधर चल रहा है हर जगह। लेकिन आप ये थोड़ा सा बताइए कि क्या देख रहे हैं नया बजट जो आ रहा है इस हवाले से? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका जो प्रोग्राम है सच बात, तो मैं सच बात ही करेंगे, झूठ तो जो कहते हैं ना हुमायूं साहब बोलने के टिपिकल सियासतदान बोलते हैं, लेकिन मैं सियासत में नहीं हूँ, मैं कारोबार में हूँ। मैं बात करूंगा जो हकायक है उस पे। कारोबारी हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं कराची के, पूरे पाकिस्तान के। अभी कोई हम लोग लॉकडाउन से निकले हैं तकरीबन कोई महीने कर, तो बार जो तकरीबन हमारे यहाँ जो कारोबार आप समझ सकते हैं, गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ, शाम में लोग निकलते थे कस्टमर, उसके बाद जो है 4-5 घंटे जो है वो कारोबार होता था। तो कारोबारी हालात तो बहुत ख़राब हैं। हमने असल में वजह ये, हमारे यहाँ सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए, इतनी ड्यूटियां लगा दी कि हमारी आमदनी कम हो गई और अखराजात बढ़ गए। कारोबार जब चलता है, जब लोगों के जो है रोजगार चलता है, जब आपकी आमदनी ज्यादा होती है। अब आमदनी जो है वो जो एक माजरत के साथ जो यहाँ सरमायादारा निज़ाम चल रहा है, उनकी आमदनी हो गई, एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी की जो है आमदनी खत्म हो गई। इस सिलसिले में हमने सरकार से भी दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट भी की कि भाई जो है आम आदमी को जो है आप सपोर्ट करें, उसके लिए कोई फायदा देखें, लेकिन आज तक जो है कुछ देखा नहीं गया। और अभी हमने आप जो बताया पिंकी, और सब लोग पिंकी की पीछे लगे हुए हैं और देख नहीं रहे कि और क्या मसाइल है इस मुल्क पे, इस शहर कराची में क्या मसाइल है, इस सिंध में। हमारे यहाँ जो है लोगों को जो है वो जो है बत्ते की कॉलें आनी शुरू हो गई है, बत्ते की जो है पर्चियाँ आनी शुरू हो गई हैं, उस पर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं देखी जा रही, बस वो पिंकी के पीछे लगा हुआ है। और ये बहरिया का सिलसिला हमने बताया, ये तो इदारे हैं, वो करेंगे जो करना है उनको, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो हमें तो अपना कारोबार चलाना है, हम तो अपना कारोबार चलाना चाहते हैं, अपने मुल्क का तरक्की देखना चाहते हैं। आपको बताया तो यहाँ इस शहर का जो 70% जो रेवेन्यू जनरेट करता है जो मुल्क का, वो हमारा RTO 1 है सदर, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। वहाँ जो है बदतरीन हालात है, ना अपना सीवरेज के निज़ाम बेहतर है, ना आपके पास स्ट्रीट लाइट सही है, ना रोड सही है, कोई देखने को तैयार नहीं है। तो ये कौन देखेगा इन मसाइल को, कौन देखेगा इन मसाइल को, कौन हल करेगा? हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी, आने वाला जो वक्त है, आगे जो हमारी नस्लें हैं वो क्या कहेंगी कि हमने किस तरह का शहर दिया, किस तरह का पाकिस्तान दिया, किस तरह दिया हमने ये। ठीक। अच्छा जी डॉक्टर साहब बताएं, डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये परवेज अशरफ तो बड़ा शरीफ आदमी है, उसका पिंकी ने नाम ले लिया कि वो मरते कर, नहीं और भी शुरफा के नाम है, और भी शुरफा के नाम है। नहीं, आज राजा परवेज अशरफ ने फ्लोर के ऊपर इस बात को क्लैरिफाई करा है, फ्लोर के ऊपर क्लैरिफाई किया, मैं सुना, उनके साथ इस मौजू पर तफसीली बात हुई है। वो शरीफ आदमी उसका नाम भी नहीं जानते। हाँ, लेकिन इख्तियार बेग साहब, ये जो ये बात जो वाजे हुई है ना आज, जो 12 बजे के बाद जो क्लियर हुई है ना, वो पता नहीं अजीब हुई है कि पहले कहते थे लाहौर से गिरफ्तारी हुई, अब 12 बजे के बाद सही पता चला कि पिंकी की गिरफ्तारी कराची से हुई है। वो ऑपरेट पंजाब और सिंध के दरमियान में ऑपरेट करती थी, इन दोनों के अंदर वो करती थी ऑपरेट। देखिए इसराइल में आपको एक बात बताता हूँ, अनटिल प्रूफ अदरवाइज 4 चैनल 5 चल रहे हैं, उनमें देखें तो सिवाय रोज के हमारे चैनल के सब पे पिंकी चल रही है। ठीक है, इसराइल देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नाम वो जिसका भी लेती है, पुलिस वाले वहाँ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। फेयर इनफ, नहीं लेना चाहिए, जो भी है फलाना है। इमरान खान शरीफ नहीं वो लिया है ना इमरान खान, वो कह रही है कि प्रेशर है, ये जो भी है। उन्होंने कोई नाम नहीं लिया इमरान खान का। अच्छा, प्रेशर दे रहे हैं। उन्होंने इमरान खान का नाम लिया ही नहीं है, यहाँ बैठ के गलत बात कर रहे हो। अच्छा, नहीं, अच्छा क्या होता है, आप गलत बात कर रहे हो। वो कह रही है मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आप कहते हैं नाम लिया, तो वो प्रेशर आप क्या बात कर रहे हो? बनी गाला में तो इमरान खान साहब भी थे ना, वो कह रही है मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है, उसका नाम लो, आप कहते हैं उसने नाम लिया है, उसने नाम तो कहा ही नहीं है, गलत बात करते हैं। नहीं देखिए सर, इस चीज की एक ताकत है, इस चीज के गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और अगर आप लोग गलत इस्तेमाल करते हो, आई विल प्रोटेस्ट, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। बनी गाला का तो लिया ना, बनी गाला। और सर जी आप दोबारा सुन ले एक दफा उन्होंने क्या कहा हुआ है। यू डोंट हैव टू बी, मतलब इतने चालपूसी ना करें ना लोगों की, कि आप लोग जो कर रहे हैं, जरा सच भी बोलने की हिम्मत रखे, ठीक है। अकील अंजम साहब, मतलब को अपना इमरान खान का नाम तो नहीं लिया उसने कहा जोर डाला जा रहा है, बनी गाला में बहुत बड़े मेरे पे जोर डाला जा रहा है कि बनी गाला में किसी का नाम लो,
मुझ पे जोर डाला जा रहा है, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जोर डाला जा रहा है कि अगर ये नाम लोगे तो हम तुम्हारे ऊपर हाथ हौला रखेंगे। डू यू अंडरस्टैंड क्या चीज है? अच्छा, आप तो रोटी को चोची कहते हो ना सर जी। मैं मोहन साहब की एक बात का जवाब देना चाहता था। वो इन्होंने कहा जी कि इसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। बात क्या, हम पंजाबी घरों में पैदा हुए, इंग्लिश कहाँ पढ़नी आती है, लेकिन यादाश्त पर ठीक है, आप थोड़ी यादाश्त कमजोर है। कि आपको पता है कि IMF से माहिदा किया था इमरान खान साहब ने, और जाते जो माहिदा के तोड़ के गए थे, और पूरे पाकिस्तान के उनका अदम एतमाद हो गया था। उनकी सिर्फ इमरान खान से तलक नहीं था, उनका पाकिस्तान की उम्मत से तलक था। आप ये चीजें कायद सामने रखे ना, ये सामने क्यों रखते हैं आप? तो पता है आप शकील अंजम साहब अंग्रेजी में बात करें इनके साथ? नहीं, जरूरत नहीं है। इन्होंने आपको तो चैलेंज किया है। नहीं, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया जी, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया। मैं तंज कर रहा था, जिन लोगों को तंज का समझना है उसके साथ मैं कुछ बहस नहीं कर सकता। आप टीवी पे तंज कर मैं ये कह रहा हूँ कि याददाश्त अपनी सही रखें। चलो सर जी, मैं बादाम खाऊंगा, मैं बादाम खा के आपको बता दूंगा कि वो जो डिस्काउंट दिया था, जिसको आप कहते हैं वो किया था, वो इसलिए किया था कि फरवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2022 में फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 300 अरब रुपए ज़्यादा कमा लिए थे अपने टारगेट से। हम लोगों ने टारगेट 5,829 अरब का हम लोगों ने टारगेट दिया था, हमने 6,125 अरब कर दिए थे। तो उसके बाद हमने वो पैसा जो था हमने वो गरीबों के नाम कर दिया था, हमने वो लेकर गरीबों के ऊपर नहीं किया था। हमने सिर्फ टोटल रेवेन्यू का 2% लेवी रखा था। आप लोगों ने टोटल रेवेन्यू का 11% लेवी रखा हुआ है। कुछ शर्म करो, आप लोगों ने लोगों को तबाह कर दिया। हर दूसरा बंदा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, हर दूसरा बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे हो गया, हर तीसरा बंदा जॉबलेस हो गया। आप लोग इधर मुल्क तबाह करने आए हो। 4 साल में वो सामने पाकिस्तान जो पेशा की नहर पौने 4 साल हुकूमत की है, कोई 1% तो बता दे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने दौर में 2 दफा 6 GDP को टच किया है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। किसी और पॉलिटिकल पार्टी, किसी और हुकूमत ने नहीं किया। GDP दादा शुमार करना करें आप, मुल्क को मेगा प्रोजेक्ट किया आपने बताया तो उसी बात करें। और मेगा प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा ये एवन फील्ड भी मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है ना सर जी। मान गया जी डॉक्टर साहब जो है ना, डॉक्टर साहब तारीक इंसाफ के लीडर हैं, और लेकिन जेल नहीं जाते इमरान खान से मिलने। जेल नहीं जाते। मैं गया हूँ, मैं मिलने गया हूँ, मैं दोनों घर रखे हुए हैं जी, इधर भी राजी करते हैं, उधर दोनों मजबूरी है जाना। नहीं, दोनों घर नहीं, ये तो मैं जायज तो बात करूँ ना, दोनों घर नहीं है, ये सिर्फ तारीक इंसाफ है इनके यहाँ। और लेकिन ये बातों का सोचना पड़ता है कि ये दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं, कोई दूसरे घर में भी सुबह से शाम तक वहाँ जाना चाहिए। फिर तो वहाँ तक असल माना ही उसको ज्यादा जिसको कारकुन कहते हैं, वो कहते हैं सुबह से शाम तक यहाँ खड़ा। अच्छा अंजुम वकील साहब, बस ये आखिर में हमें ये बता दीजिए कि आप ही की हुकूमत है और आप ही के इलाके के कुर्ब ज्वार में गरीबों के घरों को खत्म कर उखाड़ दिया गया, तो ये क्या है? मतलब आपने आवाज नहीं उठाई। आवाज तो आपने पूरे पाकिस्तान नहीं मेरा हल्का वो नहीं है, मेरा हल्का वो नहीं है, लेकिन फिर भी ईमानदार ने बात यह है कि जो रियलिटी है, रियलिटी पे जाना चाहिए कि CDA ने उनकी 69 में अपोजिशन किया है, लेकिन उन लोगों को वहां से उठाया नहीं गया। अब वो लोग वहाँ पूरे खानदान बस चुके हैं, तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो माँ होती है और बिल्कुल उनको लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए, कोई शेल्टर देना चाहिए, और ये अब इंशाल्लाह हमारी हुकूमत करेगी, उनको बाइज्जत तरीके से वहाँ से फारिग करे। जो हुआ वो समझता हूँ कि कि वो नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद लोकल आदमी हूँ। इसलिए अब हुकूमत ने हमें शुक्र है कि लोगों को जो है, जो हकदार हैं, जायज हकदार हैं, जिनके बेनिफिट रहते हैं, उनको अकोमोडेट करेंगे। चलो आखिर में डॉक्टर साहब को अंग्रेजी में कोई जवाब दे दें, ताकि इन्होंने बड़ी आज तनकीद की। वैसे आप
आपने देखिए कोई ज़रूरत नहीं है अकील साहब, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ पॉलिटिशियन, आई रिस्पेक्ट यू। मैं एक दरमियान में एक तंज कर रहा था, उस तंज का I also respect you. I also respect you. You are my थैंक यू। अंग्रेजी में देखो ना, अंग्रेजी में बता रहे हैं। नहीं आई रिस्पेक्ट यू सर, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग से के तड़कड़ा है, वो दरमियान में लड़ाने वाले लोग हैं, इनके बारे में मत आना। सवाल करने बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का प्रोग्राम में। थैंक यू बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में खुदा हाफ़िज़।